अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास सैयद मज़ाहिर बासेर। लास्ट क्लास में हमने बेटा क्या किया था, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था टिश्यू कल्चर। उसमें आपने कहा था कि हम कोई भी एक टिश्यू ले सकते हैं, ठीक है, उसको हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेंगे, एक हाइजेनिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और उस तरह से क्या होगा कि उस एक टिश्यू से क्या कि बहुत से जो या एक सेल को लेंगे और उससे बहुत से सेल्स जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, जिसको आपने कहा था कैलिस। तो कैलिस हमने कहा था क्या चीज़ है, कैलिस एक अनडिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल होता है और उससे फिर क्या होता है कि जो डिफ्रेंशिएशन होती है डिफरेंट सेल्स की, डिफरेंट ऑर्गेनोजेंसिस होती है और पूरा एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें की थी कि इसमें कल्चर होगा, न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, हाइजेनिक कंडीशन होंगी, कंट्रोल्ड कंडीशन होंगी। ठीक है, हमने एक ओवरऑल बात की थी कि स्टार्ट में इसको टिश्यू कल्चर किया गया या कहा गया। नॉर्मली क्या होता है कि हम एक टिश्यू को भी कल्चर कर सकते हैं, एक ऑर्गन को भी कल्चर कर सकते हैं और एक सेल को भी कल्चर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पुरानी टेक्निक है, मतलब नाम डिवाइस किया गया तो इसको टिश्यू कल्चर ही कहते हैं, ऑल्दो वो सेल कल्चर भी होता है और वो ऑर्गन कल्चर भी होता है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है किस चीज़ को, हम स्टार्ट करने लगे हैं जी मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के कौन कौन से तरीके होते हैं जिनको यूज़ करते हुए क्या होगा कि हम प्लांट को कल्चर कर सकते हैं या प्लांट का कोई भी हिस्सा लेंगे, चाहे वो एक सेल होगा, चाहे वो एक टिश्यू होगा या एक पूरा ऑर्गन होगा, और उससे पूरा एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हम डेवलप कर लेंगे। तो हम मेथड्स देखेंगे कौन कौन सा है। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर है हम उसको रेफ़र करते हैं क्या चीज़, हम कहते हैं जी एक ऑर्गन कल्चर है और एक सेल कल्चर भी है। यानी आप एक पूरा ऑर्गन भी ले सकते हैं, आगे आपको एग्जांपल भी आ जाएंगी, आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप एक सेल भी ले सकते हैं। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसको टिश्यू कल्चर के साथ एसोसिएट ज़्यादा किया जाता है, रेफ़र किया जाता है किस चीज़ से, ऑर्गन कल्चर से भी और सेल कल्चर से भी। ठीक है, यानी जब आपने एक पूरा ऑर्गन ले लिया और उससे आपने पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप किया तो वो ऑर्गन कल्चर है, यानी ऑर्गन का आपने कल्चर बनाया। और दूसरा आप क्या करोगे कि आपने एक सेल को लिया और सेल से पूरा ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म आपने डेवलप कर लिया। ठीक है, तो इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं वो बेटा देखें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है एक्सप्लांट। ठीक है, तो एक्सप्लांट हम किसको कहते हैं, द पार्ट विच इज़ यूज टू डेवलप द कल्चर, यानी वो कौन सा हिस्सा है जिसको हमने सबसे पहले क्या किया, एक प्लांट से लिया, उसको हम कल्चर में रखेंगे और उससे पूरा जो एक प्लांट होता है उससे हम नया डेवलप करवाएंगे। तो वो हिस्सा जो भी हम लेंगे उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। और वो जो एक्सप्लांट होता है वो क्या हो सकता है, वो एक कंप्लीट ऑर्गन भी हो सकता है। ठीक है, और कंप्लीट ऑर्गन से मुराद जैसे यहाँ पे अब सीड एग्जांपल आ जाएगी तो वो हम पढ़ भी लेंगे। ठीक है, एक सिंगल सेल भी हो सकता है जैसे मेरिस्टेम होते हैं, और या आपके पास क्या होगा कि एक सेल का एग्रीगेशन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और उसको आप टिश्यू भी कहते हैं। तो एक्सप्लांट जो होता है वो एक कंप्लीट ऑर्गन भी हो सकता है, एक सिंगल सेल भी हो सकता है और एक टिश्यू भी हो सकता है। ये हमारे यूज़ पे डिपेंड करेगा कि हम एक ऑर्गन को ले रहे हैं, हम एक सिंगल सेल को ले रहे हैं या हम एक टिश्यू को ले रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर क्या आएगा, प्लांटलेट। आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी हुई है लीफलेट्स, कि वो स्टेम के ऊपर स्मॉल सी वो ग्रीन ग्रीन सी अपीयरेंस होती है अपेंडेज की, जो कि लगती हैं कि बिल्कुल लीफ आगे बनेगा, लेकिन वो उस वक्त लीफ नहीं होता बल्कि वो लीफलेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही एक्स प्लांट को हम लेंगे, एक हमने ऑर्गन लिया, हमने एक सेल लिया या टिश्यू लिया। ठीक है, जब हम उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर रखेंगे और उससे क्या होगा कि छोटी छोटी अपीयरेंस आएगी जिसे आपने सीडलिंग का नाम दिया हो या जिसे आप पनीरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी एक ओल्ड टेक्निक है कि हम जो सीड होता है उसको मिट्टी में दबा दें तो छोटे से वो कॉम्प्लेक्स निकलना शुरू हो जाती हैं, तो वो एक प्लांटलेट होता है। यानी ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने अब पूरा प्लांट बनाना होता है। तो जिन स्ट्रक्चर्स ने लीफ बनाना होता है उन्हें हम लीफलेट जैसे कह देते हैं। तो अभी ये वो सारी बॉडी है जिससे पूरा प्लांट डेवलप होगा, तो इसको हम कहते हैं प्लांटलेट। ठीक है, यंग पार्ट डेवलप फ्रॉम द एक्सप्लांट। एक्सप्लांट को हमने कल्चर मीडियम में रखा और उससे जो सब कल्चर आता है उसे हम कहते हैं प्लांटलेट। ठीक हो गया। अच्छा, जो प्लांट टिश्यू कल्चर की टाइप्स होती हैं, ठीक है, ये पुरानी बुक्स में इन्होंने पूरी हेडिंग जिनकी डिस्कस की हुई थी, जो नया सिलेबस है उसके मुताबिक इन्होंने सिर्फ नाम ही दे दिए हैं, उनके आगे प्रोसेस नहीं पढ़ाए, तो इसलिए हम उनको कन्फाइन कर रहे हैं जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, और उसमें जो टाइप्स हैं वो उनके सोर्स के ऊपर हैं कि हम एक्स प्लांट कौन सा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरिस्टेम सेल कल्चर, फॉर एग्जांपल ओवरी कल्चर,
फॉर एग्जांपल एंथर कल्चर, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो कल्चर। तो ये टाइप्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं कि हम सोर्स कौन सा ले रहे हैं, एक्स प्लांट, ठीक है। तो ये हमने वो वाली बातें की हैं। अच्छा, हम जितने भी एक्स प्लांट लेंगे या जो भी सोर्स लेंगे उसमें जो बेस्ट होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा जो बेस्ट होता है वो एक होता है मेरिस्टेम और दूसरा होता है सीड। हम बाकी भी ले सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम लेकिन उसको कंट्रोल करना या इनकी निस्बत वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सा भी हो जाता है। तो मेरिस्टेम जो होता है ये बेस्ट क्यों है? मेरिस्टेम बेस्ट इस वजह से है, आपको पता है कि नॉर्मली जो टिप्स होती हैं या एपेक्स होते हैं वहाँ पे मेरिस्टेम मौजूद होता है। तो मेरिस्टेम को अगर हम उसको कट करके न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेंगे, आपको पता है कि मेरिस्टेम सेल्स जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड अगेन एंड अगेन, और उसके नतीजे में वो डिवाइड करते हुए आगे जाते हैं और उनकी निस्बत क्या होता है, पीछे परमानेंट टिश्यूज़ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें तो वही चीज़ चाहिए जो कि कम टाइम ले और कम टाइम में हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए। तो हमें तो वो सेल्स चाहिए जिनके पास पोटेंशियल हो कि वो बहुत तेज़ी से डिवाइड कर लें, ठीक है। तो इसलिए जो मेरिस्टेम होता है हम क्या करते हैं, हम इसको एक बेस्ट तौर पे यूज़ करते हैं जब हमने कल्चर करना होता है। और उसके लिए भी मेरिस्टेम की भी आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हुई हैं। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, चाहे वो शूट की टिप के ऊपर है या रूट की टिप के ऊपर है, ठीक है। तो हम जो एपिकल मेरिस्टेम है जो एपेक्स के ऊपर है, पेरिफ्री के ऊपर है, हम उसको कट करके क्या करते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं और कम टाइम में हमारे पास मैक्सिमम ग्रोथ आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास सीड। देखें, सीड को समझाने की एक आम बंदे को भी समझ में आ जाती है कि ये एक ओल्ड टेक्निक है। जैसे आप देखें गंदम है, मकई है, आप वो फसल उगाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप मट्टी में सीड को ही दबाते हैं और सीड से फिर क्या होता है कि उसमें एम्ब्रियो है, कॉटिलेडन्स हैं, वो फिर रूट डेवलप होती है, फिर शूट डेवलप होती है और उससे पूरा जो प्लांट होता है वो डेवलप हो जाता है। तो लेबॉर्ट्री टेक्निक में भी हम क्या करते हैं कि हम एक उसी तरह से पूरा एक गमला या कोई भी चीज़ लेंगे, ठीक है, सीड्स को वहाँ पे दबाएंगे, हम उसको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करेंगे और क्या होगा कि वो हमें एक पूरा प्लांट दे देगा। लेकिन मेरिस्टेम जो होता है इसकी स्पीड जो होती है वो सीड की निस्बत ज़्यादा होती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी हम जो भी एक्स प्लांट लेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन होती है उसकी, हम उसको आइसोलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, ठीक है, हमने उसका क्या किया, एपिकल जो मेरिस्टेम है उसको हमने आइसोलेट किया। तो ये हमने उसको कट लगाया और वो एक पीस लिया। उस पीस को लेने के बाद यानी वो जो पीस है वो क्या चीज़ है, उसमें एपिकल मेरिस्टेम मौजूद है, तो ये उसकी होगी आइसोलेशन। नेक्स्ट क्या होगा, डिसइंफेक्शन। हमारे पास बहुत से केमिकल्स होते हैं जो कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अल्कोहल है उसको हम यूज़ करते हैं, 70% अल्कोहल को यूज़ किया जाता है और उसका काम ये होता है, ये डिसइंफेक्शन किस वजह से होती है। देखें, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है तो उसमें डिफरेंट कंटेमिनेंट्स या डिफरेंट कंटेमिनेशन मौजूद हो सकती है, या हमारे डिज़ायर्ड सेल के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हो सकती हैं। तो हमें ज़रूरत सिर्फ उस एपिकल, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम की, तो उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स जो होंगी या कंटेमिनेशन होगी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम केमिकल यूज़ करेंगे जो कि डिसइंफेक्शन करेंगे और फिर हम क्या होगा, हम उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर रखेंगे और बहुत से जो कल्चर होंगे उससे फिर आना शुरू हो जाएंगे और पूरा प्लांट वहाँ से डेवलप हो जाएगा। अच्छा, हम जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसके एडवांटेजेस की बात करें तो क्या होता है, या जो टिश्यू कल्चर का एडवांटेज क्या होता है, तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारा जो टाइम होता है वो कम लगता है, ठीक है, और जो प्रोपिगेशन होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ हमारे पास आती है। तो ये एडवांटेज है टिश्यू कल्चर का, ठीक हो गया। और दूसरी ये चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, हमने जब भी टिश्यू कल्चर को डिफ़ाइन किया था तो आप कहोगे कि कोई भी एक हाइजेनिक कंडीशंस होती हैं, हेल्दी एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम ग्रोथ करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्लांट्स आप डेवलप करोगे वो सारे जो होते हैं वो डिजीज़ फ्री होते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमने पहले ही जब एक सेल भी लिया था तो हमने उसकी डिसइंफेक्शन कर दी थी। डिसइंफेक्शन की थी तो इसका मतलब है कि वो कंटामिनेशन फ्री हो गया। तो जब उससे पूरा प्लांट बनेगा तो वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में है, तो इसलिए वो किसी किस्म की डिजीज़ भी वहाँ पे नहीं होगी। प्लांट टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपिगेशन भी कह सकते हैं। देखिए, माइक्रो एज द नेम इंडिकेट द थिंग विच इज़ वेरी स्मॉल। तो हम एक स्मॉल सा सेल लेके, एक टिश्यू लेके हम उससे पूरा प्रोपिगेट का मतलब है ग्रोथ, कल्चर, बढ़ोतरी, ठीक है। तो हम एक सेल को लेके हमने डिफरेंट प्लांट्स को डेवलप कर लिया, तो ये क्या होता है, माइक्रो प्रोपिगेशन। तो जो टिश्यू कल्चर है हम इसको माइक्रो प्रोपिगेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास
मेथड्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर। उसमें क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हमने टिश्यू कल्चर को स्टार्ट भी किया था तो हमने यही बात की थी कि जो बेस्ट होता है वो प्लांट टिश्यू कल्चर है, जिसको हम लेबॉर्ट्री में यूज़ कर सकते हैं और कोई भी आर्गन लेके हम उसे पूरा प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो एनिमल के साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि एनिमल में 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले कि एनिमल के कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको हम लेबॉर्ट्री में ग्रो ही नहीं करवा सकते। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिटेड डिवीजन होती है कि एक हद तक वो डिवाइड करेंगे, उसके बाद वो क्या होगा, उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है या वो मज़ीद ग्रो नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ जो होती है, जो कि एक कंटिन्यूस सेल लाइन हमारे पास आएगी कि हम उनको काफ़ी सारा ग्रो करवा सकते हैं। तो ये एनिमल के केस में आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस या 3 तरह के स्टेप्स आ जाएंगे कि हम या फिर सेल ग्रो ही नहीं करते, या क्या होता है, या वो एक लिमिटेड डिवीजन होती है, या फिर एक इनफाइनाइट डिवीजन भी हो सकती है। तो देखें यहाँ पे हमने कहा मेथड्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर में कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड जनरेशन तक लिमिट है। ठीक है, यानी कुछ जनरेशन उसके बाद आएंगी और उसके बाद जो सेल होगा वो मज़ीद ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इवन आप एक बेस्ट न्यूट्रिएंट मीडियम भी प्रोवाइड करें, फिर भी जो एनिमल सेल कल्चर होता है उसकी जनरेशन जो होंगी वो एक लिमिटेड होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो फ्री कल्चर है या जिसे हम पूरा एक आर्गन डेवलप कर सकते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ न्यूरॉन की। ठीक है, एक है न्यूरॉन जो कि आप कल्चर मीडियम में या अपने एक लेबॉर्ट्री टेक्निक में आप इनको ग्रो करवा ही नहीं सकते। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ है फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट की क्या होगी, हमने कहा ना कि एक जनरेशन होगी जो कुछ टाइम तक डिवाइड करेंगे, उसके बाद डिवाइड ही नहीं करेंगे। इसकी आपको समझ में आने लगी है फाइब्रोब्लास्ट की लिमिटेड जनरेशन जब हम आगे इसका मैकेनिज्म पढ़ने लगे हैं। न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, चाहे वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि हम जो न्यूरॉन है उसको हम ग्रो क्यों नहीं करवा सकते। तो न्यूरॉन में सबसे पहली बात, एक सिंपल बात करते हैं। न्यूरॉन जो होता है इसमें सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होते। ठीक है, सेंट्रोसोम वो बॉडी होती है जिसने बनाना होता है सेंट्रियोल, और आपको पता है जब सेंट्रियोल डेवलप होते हैं तो सेंट्रियोल का काम ही किस में होता है, सेल की डिवीजन में होना है। तो कल्चरिंग में भी क्या होता है, सेल डिवाइड करते हैं। तो इनमें अब सेंट्रियोल ही नहीं है कि वो स्पेंडल फाइबर्स बने, वो फिर क्रोमोसोम की किनेटोकोर के साथ अटैच हों, उनको एक फोर्स की तरह खींचें और इस तरह से सेल जो हो वो डिवाइड कर जाए। ठीक हो गया। तो पहली बात हमने की कि इनमें सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। और जैसे ही न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं अगर इनको हम डिवाइजरी फेज में डालें, तो आपने सेल डिवीजन जब भी पढ़ी होगी, जो सेल साइकिल पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने इंटरफेज पढ़ा होगा। और इंटरफेज में आपने एक वहाँ पे एक फेज पढ़ा था जिसको आप कह रहे थे G0 फेज। ठीक है, G0 फेज में वो सारे सेल्स जाते हैं जिन्होंने या डिवाइड नहीं होना होता या वो एक प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं और फिर वो डिवीजन के साथ आगे आएंगे। ठीक है, तो जो न्यूरॉन होते हैं अगर हम उनको इंटरफेज में देखें तो वो G0 में ही रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम। तो इसलिए वो क्या होगा कि वो मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो अगर हम दूसरी चीज़ ये कि आप बच्चे पूछ सकते हैं कि फिर ये न्यूरॉन की डेवलपमेंट है या न्यूरॉन हमारी बॉडी में मौजूद कैसे हैं। तो एक चीज़ बच्चे याद रखिएगा, डेवलप कहाँ से हो रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को देखें तो एम्ब्रियो के स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स के बाद क्या बनता है, न्यूरोब्लास्ट सेल्स बनते हैं। न्यूरोब्लास्ट जैसे आपने ऑस्टियोब्लास्ट पढ़े थे हड्डियों वाले केस में, ठीक है, जब आपने स्केलेटन का पढ़ा था कि बोन सेल्स फॉर्मिंग जो होते हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। तो यहाँ पे है न्यूरोब्लास्ट यानी न्यूरॉन फार्मिंग सेल्स। ठीक है, तो न्यूरोब्लास्ट से फिर क्या बनते हैं, न्यूरॉन। और इसमें ड्यूरिंग रिसर्च एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी नज़र आती है कि नॉर्मली हम हिप्पोकैम्पस को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बस उसमें ही डिस्कस करते हैं। तो कुछ चीज़ें ये भी हैं कि जो न्यूरोब्लास्ट या उनकी एक्टिवेशन या डिफ्रेंशिएशन है वो भी हिप्पोकैम्पस के कंट्रोल में होती है। ठीक हो गया। तो ये एक न्यूरॉन के बारे में हमने सिंपल सी बात की कि उसको हम ग्रो क्यों नहीं करवा सकते। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अब हम 1953 में नहीं रह रहे, हम 1958 में नहीं हैं जहाँ से टिश्यू कल्चर का आगाज़ हुआ। बच्चे हम अब 2020 में रह रहे हैं।
अगर आपने न्यूरॉन को ग्रो करवाना हो तो आपके पास क्या होता है, हमारे पास न्यूरोब्लास्टोमा या न्यूरोब्लास्ट की डिफरेंट सेल लाइंस होती हैं, ठीक है, और उनसे हम क्या करते हैं कि जो न्यूरॉन होते हैं हम उनको कल्चर करवा सकते हैं। कुछ ऐसी बायोटेक की कंपनीज हैं जिन्होंने किट्स बनाई हैं और उन किट्स को यूज़ करते हुए हम न्यूरॉन को भी अब कल्चर कर सकते हैं इन द लेबॉर्ट्री। ये एडवांसेज हैं, मैंने आपको इसलिए बात बताई है। हो सकता है बच्चा कोई रिसर्च करे, उसको कोई चीज़ नज़र आए कि अब हम फाइब्रोब्लास्ट को भी और जो न्यूरॉन है उनको भी कल्चर कर सकते हैं, तो सर ने हमें ये चीज़ बताई नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही एक आपके कोर्स से रिलेटेड कि ग्रो क्यों नहीं करवा सकते, आपको रीज़न पता होने चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन एडवांसेज लेवल पे अगर हम कल्चर करना चाहें तो हमारे पास किट अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो एनिमल सेल कल्चर है उसको हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जांपल इंसुलिन के केस में आपने देखा कि इंसुलिन का जीन था, तो इंसुलिन का जीन हमने कहाँ से लिया, ह्यूमन पैंक्रियाज से लिया ना, तो जब उसको हम यूज़ करेंगे तो वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए वहाँ से सेल को रिमूव करना ज़रूरी था, जिससे हमने फिर जीन अपना इंटरेस्ट वाला था उसको हमने आइसोलेट किया। दूसरा, किसी जीन की मैनिपुलेशन करनी है, उसको स्टडी करना है उसका मैकेनिज्म, तो उसमें भी ये यूज़ होगा। फिर आपके पास कैंसर रिसर्च है कि कैंसर रिसर्च है तो डेफिनेटली आप उस सेल को जहाँ पे भी कैंसर है वहाँ से आप उसकी बायोप्सी जैसे करते हैं, वहाँ से टिश्यू को आप रिमूव करेंगे, उससे फिर सेल्स को स्टैनिंग करेंगे, हिस्टोकेमिकल एनालिसिस होगा, तो आप उसकी स्टेजिंग भी कर सकते हैं कि कौन सी स्टेज है कैंसर की और आप उसको स्टडी कर सकते हैं, तो ये उसमें भी यूज़ होता है। और फिर ड्रग्स की प्रोडक्शन करनी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करनी है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स प्रोड्यूस करनी है, तो उसमें भी जो एनिमल सेल कल्चर है वो यूज़ होता है। ठीक हो गया। अच्छा, टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती हैं वो आप देखिएगा। सबसे पहले हम कह रहे हैं जैसे एक्स प्लांट हमने कहा था ना प्लांट के केस में, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी सेल कल्चर, वो सेल जो कि हम बायोप्सी करके एक और एनिमल के आर्गन से रिमूव करेंगे, उसको हम कल्चर मीडियम के ऊपर रखेंगे और उससे फिर पूरी एक जो डेवलपमेंट होगी वो हम करवाएंगे। तो जिस सेल को भी हमने रिमूव किया उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल कल्चर, जो प्राइमरी तौर पे यूज़ हो रहा है, जिससे हमने सब कल्चरिंग करनी है। ठीक है। और दूसरा आ गया सेकेंडरी सेल कल्चर, जैसे आपने वहाँ पे प्लांटलेट्स के केस में देखा, यहाँ पे सेकेंडरी सेल कल्चर है कि वो जो सेल हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है, उससे जब कोई भी ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी या जो सब कल्चर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेल कल्चर, द कल्चर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी सेल कल्चर, और उसको हम सब कल्चर भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम एनिमल की कल्चर देखते हैं, एनिमल सेल कल्चर को देखते हैं, तो हमें डिफरेंट पैटर्न्स भी नज़र आते हैं, तो हम उनको ओवरऑल कंबाइन करके हम दो पैटर्न्स में डिवाइड करते हैं। एक पैटर्न सबसे पहले जो है वो है एडहेरेंट मोनोलेयर। ठीक है, एडहेरेंट मोनोलेयर का मतलब क्या होता है, मोनोलेयर का मतलब है वो एक लेयर में पाए जाएंगे, ठीक है, उनकी ग्रोथ होगी लेकिन वो बिल्कुल एक फिलामेंटियस लाइक होगी, वो बिल्कुल एक लेयर में ही अपने आप को रखेंगे, ठीक है, अलाइनमेंट उनकी एक लाइन में ही होगी या एक लेयर में ही होगी। एडहेरेंट का मतलब क्या होता है, एडहेरेंस का मतलब होता है अटैच हो जाना, ठीक है, या हम जैसे कहते हैं ना फ्लोट ऑन द सरफेस, के सरफेस के ऊपर तैरना जैसे होता है। ठीक है, एक लफ्ज़ यूज़ होता है एब्जॉर्प्शन और एक लफ्ज़ यूज़ होता है एडजॉर्प्शन, तो यहाँ पे एडजॉर्ब हो रहे हैं यानी एडहेरेंट हो रही है कि सिर्फ सरफेस के ऊपर मौजूद हैं, वो किसी एंकरेज या किसी मतलब सरफेस के अंदर नहीं जा रहे, वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही मौजूद होंगे। ठीक है। अच्छा, एडहेरेंट मोनोलेयर से क्या होगा कि ये सारी वो प्राइमरी सेल कल्चर्स होंगी या जब एनिमल सेल होंगे, ये कौन सा इनका पैटर्न वो यूज़ करेंगे, इसको हम कहते हैं एडहेरेंट मोनोलेयर। और इसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले करैक्टर कौन सा होगा कि ये एंकरेज डिपेंडेंट होते हैं। एंकरेज डिपेंडेंट क्या होती है, एंकरेज का मतलब होता है किसी सरफेस के अंदर इंटीग्रेट करना। जैसे देखें आपकी रूट्स है ना, तो रूट्स हैं उन्होंने एंकर किया होता है सॉइल को, तो वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, तो इसे कहते हैं एंकर होना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंकरेज डिपेंडेंट हैं कि कोई भी सरफेस होगी, कोई हार्ड सरफेस होगी, उसके ऊपर मौजूद होंगे और ये एंकर करेंगे उसको। ठीक है, और उसके नतीजे में क्या होगा कि अपनी जो एक सिंगल लेयर होगी उसमें अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ठीक हो गया। फिर हमने इसको मोनोलेयर भी कहा था, तो हम यहाँ पे उसको मजीद डिफाइन कर रहे हैं कि दे विल प्रोपिगेट एज मोनोलेयर। ठीक है, और मोनोलेयर में कैसे होंगे, अटैच टू द वेसल। कोई भी एक हार्ड सरफेस है, कोई भी एक वेसल है जहाँ पे हम इसको कल्चर कर रहे हैं, तो ये उसकी जो वेसल की वॉल्स होती हैं उसको एज अ सबस्ट्रेटम लेंगे और उस सबस्ट्रेटम के साथ क्या होगा कि मोनोलेयर में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमें डबल लेयर नजर आए, ट्रिपल लेयर नजर आए या उससे ज़्यादा। ठीक है, वो सिंपल एक लेयर की तरह ही ऐसे फैले हुए होंगे थ्रेड लाइक। ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि अपनी जो अब ये ग्रो करते जाएंगे, ठीक है, मोनोलेयर में अपने आप को ग्रो करवा रहे हैं,
लेकिन क्या होगा कि अपनी जो प्रोलिफरेशन है या जो ग्रोथ है उसको सीज कर लेते हैं जब ये कन्फ्लुएंट हो जाएंगे। कन्फ्लुएंट का मतलब क्या होता है कि जब ये आपकी पूरी जो वेसल की सरफेस होती है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। वेसल की जो सरफेस है या सबस्ट्रेटम है उसको जब ये कंप्लीटली कवर कर लेंगे तो इसका मतलब है कि वो कन्फ्लुएंट हो गए हैं, वो पूरे सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। तो इससे क्या होगा कि वो मज़ीद ग्रो नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि जो सबस्ट्रेटम की जितनी भी वाल थी उसको वेसल की जितनी भी वाल थी उसको सबस्ट्रेटम लेके अपने आप को इन्होंने मोनोलेयर में फैला दिया है। तो अब कोई सरफेस ही अवेलेबल नहीं है कि ये मज़ीद ग्रो करें, और ये फिर हैं भी मोनोलेयर में। ऐसा नहीं होगा कि एक सेल की लेयर बने और उसके ऊपर दूसरे सेल की लेयर भी बनना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये कन्फ्लुएंट जब होंगे तो वहाँ पे अपनी प्रोलिफरेशन जो होती है उसको स्टॉप कर लेंगे, ठीक हो गया। तो हम इसको कहते हैं फाइनाइट सेल कल्चर। फाइनाइट का मतलब है कि लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है कि जैसे ही सबस्ट्रेटम खत्म हुआ तो अपनी जो ग्रोथ होती है उसको ये सीज कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए हम इसे कहते हैं फाइनाइट सेल कल्चर। और एग्जांपल आपके पास फाइब्रोब्लास्ट या फिब्रोब्लास्ट आ जाती है, ठीक हो गया। जैसे हमने कहा था ना कि उनकी लिमिटेड है कुछ जनरेशन तक और उसके बाद फिर डाई हो जाएंगी, तो हम इसको फिब्रोब्लास्ट इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास आ जाती है वो कौन सी है? सस्पेंशन सेल, ठीक है। पहले कौन से थे? एडहेरेंट, और अब है आपके पास सस्पेंशन। सस्पेंशन देखें ना, आप कहते हैं सिरप, जिसमें मतलब सारी जो लेयर्स होती हैं, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सस्पेंशन सेल। तो यहाँ पे जो सस्पेंशन सेल होते हैं वो कौन से होते हैं? एंकरेज इंडिपेंडेंट। अगर देखें पीछे हमने जो पैटर्न पढ़ा था वो एंकरेज डिपेंडेंट था, ये एंकरेज इंडिपेंडेंट है। उसकी वजह क्या है कि इनको किसी किस्म के सबस्ट्रेटम या हार्ड सरफेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। और दूसरा ये क्या होगा कि ये अपने आप को एक लेयर में भी ग्रो नहीं करवाएंगे, ठीक है। मल्टी लेयर हो सकती है और ये वेसल के साथ अटैच होना भी इनका ज़रूरी नहीं है, ठीक हो गया। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं एंकरेज इंडिपेंडेंट। दूसरा क्या होगा? प्रोपिगेट एज मल्टी लेयर्ड। इससे पिछले जो पैटर्न हमने पढ़ा था वो कौन सा था कि हम जो प्रोपिगेट कर रहे हैं वो एक लेयर में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोपिगेशन होती है इस पैटर्न में वो मल्टी लेयर करेंगे। उसकी वजह यह है कि सेल के ऊपर सेल भी नए बनना शुरू हो जाएंगे, जस्ट लाइक द सस्पेंशन, ठीक हो गया। तो इसलिए वहाँ पे एक लेयर नहीं मौजूद होगी, ठीक हो गया। अच्छा, और इनकी जो ग्रोथ होती है वो किसी सबस्ट्रेटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। यानी वो रिक्वायर नहीं करते कि यहाँ पे सबस्ट्रेटम मौजूद होगा तो तभी वो ग्रो करवाएंगे, ठीक है। क्या होता है कि ये सबस्ट्रेटम के बगैर भी आप इनका कल्चर कर सकते हैं। इसके पहले जो पैटर्न आपने पढ़ा उसको आपने कहा था फाइनाइट सेल कल्चर, और उसकी एक आपने कहा था जो जनरेशन्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो ये कंटिन्यूस सेल कल्चर है और इसको हम इनफाइनाइट सेल कल्चर भी कहते हैं। मींस ये कंटिन्यूसली क्या होगा, ग्रो करवाते जाएंगे अपने आप को। और इनकी एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं? हेमाटोपाइटिक्स जैसे सेल्स हैं जो मतलब ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स को कहा जा रहा है। वो सारे कौन से हैं? इस सस्पेंशन या एंकरेज इंडिपेंडेंट को फॉलो करेंगे और वो कंटिन्यूसली जो डिवीजन होती है वो करते जाएंगे। दूसरा आपके पास ट्रांसफॉर्म सेल हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे आगे, अभी ट्रांसजेनिक का लफ्ज़ भी आएगा तो वहाँ पे आपको ये मज़ीद क्लियर भी हो जाएगा कि जो ट्रांसफॉर्म सेल्स होते हैं हम उनको भी ले सकते हैं। और दूसरा वो भी कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे। और फिर ट्यूमर, क्योंकि ट्यूमर आपको पता है जब भी कैंसर होता है तो उसके पास एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो उसका भी जो सेल कल्चर होगा वो भी इनफाइनाइट या कंटिन्यूस होगा, ठीक हो गया। जो लास्ट मेथड हम पढ़ने लगे हैं तीसरे पे आ जाता है, वो है मेथड्स ऑफ बैक्टीरियल सेल कल्चर। अगर आपने बैक्टीरियल सेल को कल्चर करना हो तो आप उसको किस तरह से कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका यूज़ आ जाएगा कि बैक्टीरियल सेल को, अब यहाँ पे हम आल दो इसे टिश्यू कल्चर में ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है बैक्टीरिया तो होता ही मतलब सिंगल सेल है। तो हम एक सेल कल्चर को भी जब ले रहे हैं, ठीक है, उससे पूरी कॉलोनी बना रहे हैं तो वो बैक्टीरियल सेल कल्चर है, लेकिन उसको भी हम टिश्यू कल्चर के अंडर ही ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया, चाहे आप पूरा आर्गन ले लें, चाहे आप सेल ले लें या आप टिश्यू ले लें, तो आता मेजॉरिटी किस चीज़ में है? वो टॉपिक टिश्यू कल्चर में ही आता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? जो बैक्टीरियल सेल कल्चर है वो कहाँ पे यूज़ होता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपने देखा था कि जब हमने इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन बैक्टीरिया में डाले थे, हमने उसका कल्चर मीडियम में डाला था और उसकी बहुत ज़्यादा कापीज़ तैयार की थी, तो वो बैक्टीरिया का कल्चर था ना, लेकिन उसमें हमारी अपनी मर्जी का भी जीन था। तो इसका मतलब है वो
टॉपिक कौन सा था, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी इसको यूज़ करेंगे। वैक्सीन्स की, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल लेवल पे फर्मेंटेशन वगैरह जो होती है उस पर भी हम यूज़ कर लेते हैं। और फिर इसको हम एक और नाम देते हैं माइक्रोबियल कल्चर। डिफरेंट, आपको पता है कि ये बिल्कुल आम सी बात है, माइक्रोब्स है ना जी, बैक्टीरिया, जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते एक सेल को, ठीक है, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। तो इसलिए इनको हम कहते हैं माइक्रोबियल कल्चर, कि जब एक इतने छोटे से सेल को लेके हम उसे पूरी कॉलोनी बनाएंगे, जब कॉलोनी बनाते हैं तो फिर हम अपनी आंख से देख लेते हैं। बैक्टीरिया की कॉलोनी नज़र आती है, लेकिन एक सिंगल बैक्टीरिया को देखना हो तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो अब क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो जब इससे हम कल्चर तैयार करते हैं तो इसको हम कहते हैं माइक्रोबियल कल्चर। ठीक हो गया। जो इसके लिए मीडियम हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, एक होता है एगर कल्चर, ठीक है, जो कि बिल्कुल सॉलिड मीडियम होता है, ठीक है, और दूसरा है ब्रॉथ कल्चर जो कि लिक्विड मीडियम होता है, इसमें एगर नहीं होता। हम इसमें जो ब्रॉथ कल्चर होता है इसमें यीस्ट पाउडर और ट्रिप्टोन जो होता है हम इसको यूज़ करते हैं, और बैक्टीरिया फिर इनको अपटेक करने के बाद क्या करता है, अपनी न्यूट्रिशन को ज़्यादा करेगा। न्यूट्रिएंट मीडियम में न्यूट्रिशन मौजूद है, तो जैसे जैसे उसको न्यूट्रिशन मिलती जाएगी तो बैक्टीरिया जो होता है वो 1 से 2, 2 से 4 बाइनरी फिशन के थ्रू वो डिवाइड करता जाएगा और डिफरेंट कापीज उसकी आती जाएंगी। ठीक हो गया। ब्रॉथ आपने एक आम लफ्ज़ सुना होगा, जैसे हम किसी कि शोरबा, ठीक है, तो उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ब्रॉथ। तो नाम से ही ज़ाहिर है कि जो एगर होगा वो सॉलिड मीडियम इस वजह से है क्योंकि जो उसकी अपीयरेंस है वो एक सॉलिड है, ठीक है, और जो ब्रॉथ होता है कल्चर ये लिक्विड है, मतलब ब्रॉथ शोरबा एक लिक्विड ही होता है। तो इसलिए ये जो कल्चर हम यूज़ करते हैं इसे हम कहते हैं ब्रॉथ कल्चर या लिक्विड मीडियम। एक चीज़ याद रखिएगा जो कि बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बैक्टीरियल सेल को कल्चर करेंगे तो जो भी आपने स्ट्रेन लेनी है बैक्टीरिया की, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लेनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने उसकी कापीज़ तैयार करनी है। तो डिसीजन से पहले कि जब आप एक सेल को ले रहे हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि इसमें कोई वायरुलेंट स्ट्रेन मौजूद तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को भी क्रिएट करता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो जब आप इसको लेंगे, इस केस में क्या होगा कि आप जब भी लेंगे तो आप देखेंगे कि कोई वायरुलेंट स्ट्रेन यूज़ तो नहीं हो रही, क्योंकि ये आपको पता है इन्फेक्शियस डिजीजेज काज कर सकते हैं। तो जब भी आप यूज़ करेंगे बैक्टीरियल सेल कल्चर को तो आप इसकी स्टरलाइजेशन, केमिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल मेथड, ये आप इसको बहुत आराम से देखना पड़ेगा। आज के लेक्चर में बेटा हमने क्या देखा, हमने डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने प्लांट्स को सबसे पहले लिया, फिर उसके बाद एनिमल को डिस्कस किया, हमने उनकी डिफरेंट पैटर्न्स को डिस्कस किया और फिर हमने एंड किया बैक्टीरियल सेल कल्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जब इन ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेनिक कर लेते हैं तो हमारे लिए कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।